वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से उत्साह कविता की समरी को और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। और अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो इस कविता से कोई भी प्रश्न आ जाए आप उसे आसानी से कर लेंगे, क्योंकि मैंने ये पॉइंट्स के द्वारा पूरी कविता की समरी को बहुत ही आसान भाषा में बताया है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रेड पेन से लिखा है, जिससे आप लोगों का ध्यान उन पॉइंट्स की तरफ आसानी से चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, उत्साह कविता के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। जब भी हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जब बात एमसीक्यू प्रश्नों की आती है, आपको पता है आप लोगों के पेपर में एमसीक्यू प्रश्न भी आएंगे, तो आपको कवि का नाम जरूर पता होना चाहिए, चैप्टर और उनके राइटर का नाम जरूर पता होना चाहिए। तो उत्साह कविता के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उत्साह कविता के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अब उत्साह जो कविता है वो एक आह्वान गीत है। आह्वान माने क्या होता है? किसी को बुलाना, एक प्रकार से किसी को याद करना। हम नहीं बोलते कि हम भगवान जी का आह्वान कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो उत्साह कविता एक आह्वान गीत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। अब इस कविता में किसका आह्वान किया गया है, किसको बुलाया जा रहा है? इसमें कवि बादलों का आह्वान कर रहा है, यानी कवि किसको याद कर रहा है, किसको संबोधित कर रहा है? बादलों को। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। उत्साह कविता के कवि का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह कविता के कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको ये अभी याद हो जाने चाहिए पॉइंट्स, वीडियो दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो उत्साह कविता के कवि का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये एक कैसा गीत है? ये एक आह्वान गीत है। इस कविता में किसका आह्वान किया जा रहा है, किसको याद किया जा रहा है, किसको बुलाया जा रहा है? बादलों को। इसमें बादलों का आह्वान किया जा रहा है। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब अगले उसमें आ जाइए। देखिए, कवि बादलों का आह्वान इसलिए कर रहा है। अब प्रश्न उठेगा कि भैया कवि बादलों को क्यों बुला रहा है, उनको क्यों याद कर रहा है? कवि बादलों का आह्वान इसलिए कर रहा है क्योंकि वह हताश और निराश लोगों को प्रेरित करने वाला है। यहां पे जो बादल है वो किसका प्रतीक है? बादल जो है हताश और निराश लोगों को प्रेरित करने वाला है और उनके मन में क्रांति को जन्म देने वाला है। क्रांति का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन, बदलाव। क्रांति का मतलब होता है बदलाव। अगर आपको समाज में बदलाव चाहिए, अगर आपको किसी चीज में बदलाव कर रहे हैं, मान लो कोई लोग क्या कर रहे हैं, कोई लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपके हित हैं, जो आपके अधिकार हैं, वो उनका शोषण कर रहे हैं, तो आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो कुछ होगा नहीं। आपको उनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, उनके खिलाफ क्रांति करनी पड़ेगी। तो यहां पर जो बादल भी है वो क्या कर रहा है? लोगों को प्रेरित कर रहा है। क्लियर हो गई बात? एक तरफ तो बादल लोगों को नया जीवन देता है, तो दूसरी तरफ वो लोगों के अंदर क्या है? क्रांति को भी पैदा करता है। क्लियर हो गई बात? यहां पर बादलों को क्यों बुलाया जा रहा है? ताकि वो निराश लोगों को प्रेरित कर सके, उनके अंदर क्रांति की भावना को जगा सके। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया? यहां पर कवि बादलों को क्यों बुला रहा है? क्योंकि बादल जो है वो क्या है? लोगों को क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे। बादल लोगों को प्रेरित करने वाला है। जो लोग अपने जीवन में निराश हो चुके हैं, बादल उनके अंदर क्रांति की भावना को जगाने वाला है। क्लियर हो गई बात? कोई आपसे पूछे कवि बादलों को क्यों बुला रहा है, तो जो लोग अपने जीवन में निराश हो चुके हैं, जो लोग अपने जीवन में हताश हो चुके हैं, जो लोग अपने जीवन में दुखी हैं, जो लोग अपने जीवन में हार मान चुके हैं, जिन लोगों का शोषण हो रहा है, बादल उनके अंदर क्रांति की भावना को जगाएगा, उनको प्रेरित करेगा कि उठो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट? अब थर्ड पे आ जाइए। इस कविता में बताया गया है कि सामाजिक क्रांति में साहित्य की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए,
इस चैप्टर में आपको ये कविता लिखी गई है ना, किसने लिखी गई है ये कविता? आप लोग इस कविता को पढ़ के क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। तो समाज में बदलाव के लिए साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपने देखा होगा कलम में कितनी ताकत होती है। अगर न्यूज़पेपर में किसी इंसान के बारे में गलत छप जाए तो लोगों को लगता है कि यार ये इंसान गलत ही है, उस इंसान की इमेज खराब हो जाती है। तो साहित्य में बहुत पावर होती है और सामाजिक क्रांति के लिए साहित्य की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपने देखा होगा जब हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया ना, तो उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता हमसे छीन ली कि कोई इंसान लिख नहीं सकता कुछ, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमारे खिलाफ छपने लग जाएगा तो यहां पे जो भारतीय हैं वो आपस में एक हो जाएंगे और हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे। इसलिए उन्होंने हमसे प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली। ठीक हो गई बात। तो यहां पर यही बताया गया है कि सामाजिक क्रांति में, समाज में बदलाव के लिए साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साहित्य का मतलब आप समझते होंगे लिटरेचर, हिंदी, इंग्लिश, ये सब साहित्यिक सब्जेक्ट है। क्लियर हो गई बात। तो 3 पॉइंट हमने क्या बताया? सबसे पहले कवि का नाम बताया। उत्साह कविता के कवि का नाम क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्लियर हो गई बात। ये एक कैसा गीत है? ये एक आह्वान गीत है। इसमें किसको बुलाया जा रहा है? बादलों को बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है? जो लोग अपने जीवन में निराश हो चुके हैं, हार चुके हैं, जिनका शोषण हो रहा है, जो हताश हो चुके हैं, जो दुखी हो चुके हैं, बादल उनके अंदर क्या करेगा? क्रांति की भावना को जगाएगा, उनको प्रेरित करेगा कि उठो, अपने ले क्या है लड़ो। क्लियर हो गई बात। और इस कविता में यह भी बताया गया है कि सामाजिक क्रांति में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप समाज में बदलाव चाहते हैं तो साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और क्रांति भी बहुत जरूरी है। क्रांति का मतलब होता है बदलाव, आवाज उठाना। अब देखिए, अब जो इसका जो कविता का जो भावार्थ है उसको मैं आपको पॉइंट्स में बताऊंगा। अगर आपने सारे पॉइंट्स याद रख लिए, कोई भी प्रश्न आ जाए आप उसे आसानी से लिख लेंगे। देखिए पहला पॉइंट, अब यहां से कवि कहता है कि हे बादल, कवि कहता है हे बादल गरजो, तुम सारे आसमान को घेर लो। ये इसका अर्थ भी है। क्लियर हो गई बात। देखिए स्टार्टिंग से कवि कह रहा है कि हे बादल, आपको पता है इसमें कवि बादलों को ही बुला रहा है। कवि कह रहा है कि हे बादल गरजो, तुम सारे आसमान को घेर लो। क्लियर हो गई बात। उसके आगे देखिए, तुम बहुत ही सुंदर हो। यहां पे बादलों की विशेषताएं बताई गई है। तुम बहुत ही सुंदर हो, बालक के समान सुंदर दिखने वाले घुंघराले बादल हो। अब बादलों को घुंघराले क्यों बोला गया है? क्योंकि बादल आपको पता है घुमावदार होते हैं, घुमे हुए होते हैं। तो यहां पर वो कह रहा है बादलों के लिए तुम बहुत ही एक तो सुंदर हो और बालक के समान सुंदर दिखने वाले घुंघराले बादल हो। बच्चे के समान सुंदर दिखने वाले घुंघराले बादल हो और बच्चों की कल्पना के समान कोमल हो। तो यहां पे बादलों की तुलना किससे की गई है? बच्चों की कल्पना से। ठीक है। और दूसरा क्या है? बादलों को क्या बताया गया है? घुंघराले बादल बताया गया है, क्योंकि ये घुमावदार होते हैं। और बादलों को बहुत सुंदर भी बोला गया है। तो यहां से भी प्रश्न आ सकता है, बादलों की विशेषताएं बताइए, बादलों की तुलना किस किस से की गई है। तो अब सब ये लिख सकते हो। कवि कह रहा है हे बादल गरजो, हे बादल गरजो, तुम पूरे आसमान को घेर लो। और उसके बाद कवि क्या कह रहा है? तुम बहुत ही सुंदर हो, है ना, और बच्चों के समान सुंदर घुंघराले बादल हो। बच्चों के समान तुम सुंदर भी हो, बच्चों के समान तुम सुंदर भी हो और घुंघराले बादल हो। क्लियर हो गई बात। बहुत आसान है। पहला तुम बहुत ही सुंदर हो, फिर तुम बच्चे के समान हो और घुंघराले बादल हो, और फिर क्या बोला? तुम बच्चों की कल्पना के समान हो। बस तुम सुंदर हो, तुम बच्चे के समान हो, तुम घुंघराले बादल हो और तुम बच्चों की कल्पना के समान हो। बस आसान है। उसके बाद देखिए, कवि कहता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कवि कहता है कि तुम्हारे हृदय में यानी तुम्हारे अंदर बिजली के समान क्रांति के स्वर हैं। क्योंकि आपको पता है बादलों के अंदर क्या छिपी होती है? बिजली छिपी होती है और वज्र के समान भीषण गर्जना भी है। और तुम वज्र 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 आपको पता है वज्र का मतलब कठोर। इंद्र के हाथ में भी एक अस्त्र होता था वज्र, बहुत कठोर था वो। तो यानी कि तुम्हारे अंदर कठोर गर्जना, गर्जना माने दहाड़। आपको पता है जब तूफान आता है तो आसमान कितनी जोर से गरजता है।
तो कवि यही कहना चाहता है कि तुम्हारे अंदर क्या है, बिजली के समान क्रांति छिपी हुई है। याद रखना इसे दो चीजों को, तुम्हारे अंदर बिजली के समान क्रांति भी छिपी हुई है और वज्र के समान गर्जना छिपी हुई है। गर्जना कहते हैं दहाड़ना, जब बिजली कड़कती है। बिजली का जो खतरनाक रूप होता है वो होती है गर्जन, जब बादल गरजते हैं, आपने सुने होंगे। दो चीज याद रखनी है, कवि कह रहा है कि तुम्हारे अंदर, कवि कह रहा है कि तुम्हारे अंदर बिजली के समान क्रांति छिपी हुई है। क्रांति का मतलब बदलाव, बिजली के समान क्रांति छिपी हुई है और वज्र के समान गर्जना छिपी हुई है। वज्र क्या होता है? वज्र का मतलब होता है हार्ड, कठोर। ठीक है, समझ गए आप दोनों चीज? तुम्हारे अंदर क्या छिपी हुई है? बिजली के समान क्रांति, बिजली के समान क्रांति और वज्र के समान गर्जना छिपी हुई है। बिजली के समान क्रांति और वज्र के समान गर्जना छिपी हुई है। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए, तुम अपनी बिजली की चमक और कठोर गर्जना से आकाश में नई कविता का संचार कर दो। मतलब लोगों में एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर दो। समझो मतलब, वो कह रहा है तुम अपनी बिजली की चमक से और कठोर गर्जना से आकाश में नई कविता का संचार कर दो। आकाश में नई कविता लिख दो। इसका मतलब तुम लोगों को क्या कर दो? प्रेरित कर दो। क्लियर हो गई बात? तो तुम क्या कर दो? अपनी बिजली की चमक और कठोर गर्जना से, है ना, भयंकर गर्जना से आकाश में एक नई कविता लिख दो। मतलब लोगों को क्या कर दो? प्रेरित कर दो। तो कहने का आशय यह है कि बादल अपनी गर्जना से लोगों में उत्साह भर दे और नवजीवन का संचार कर दे। क्योंकि जो लोग जीवन में हार मान चुके हैं, बादल उनको प्रेरित कर दे कहीं ना कहीं कि उठो, लड़ो अपने हक के लिए। क्लियर हो गई बात? तो अब आप जो पहले पद को आसानी से समझ गए होंगे। देखिए, कवि कह रहा है कि हे बादल गरजो और तुम सारे आसमान को घेर लो। ये तो बहुत सिंपल है। उसके बाद क्या बोला था कि तुम क्या हो? तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम बालक के समान हो, तुम घुंघराले बादल हो और तुम बच्चों की कल्पना के समान हो। अब इस वाले में आपने चार चीज याद रखनी है। क्या बोला कवि ने? कि तुम एक तो सुंदर हो, बादल के लिए तुम सुंदर हो, तुम बच्चे के जैसे हो, तुम घुंघराले बादल हो, तुम बच्चों की कल्पना के जैसे हो। क्लियर हो गई बात? तुम बच्चों के जैसे हो, तुम घुंघराले बादल हो और तुम क्या हो? बच्चों की कल्पना के समान हो। उसके बाद कवि ने बोला कि तुम्हारे अंदर बिजली के समान क्रांति छिपी है, वज्र के समान गर्जना छिपी है। तुम्हारे अंदर बिजली के समान क्रांति छिपी है। इसको याद रखना है बस। तुम्हारे अंदर, किसके अंदर? बादलों के अंदर। कवि कह रहा है तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, तुम्हारे अंदर बिजली के समान क्रांति छिपी हुई है और वज्र के समान गर्जना छिपी हुई है। तो तुम अपनी बिजली की चमक से और गर्जना से आकाश में नई कविता लिख दो, यानी लोगों को क्या कर दो? प्रेरित कर दो। तो कहने का आशय क्या है कि बादल अपनी गर्जना से लोगों में उत्साह भर दे, लोगों को प्रेरित कर दे, लोगों को अपने हितों के लड़ने के लिए क्या कर दे? मतलब प्रेरित कर दे, उनको तैयार कर दे। जो लोग जीवन में निराश हो चुके हैं उनको जगा दे, उनके अंदर आशा का संचार कर दे। क्लियर हो गई बात? अब देखिए अगले उसमें कवि क्या कह रहा है। कवि कहता है कि संसार के सभी लोग गर्मी से व्याकुल और अनमने हो गए। अनमने का मतलब क्या होता है? अनमने का मतलब होता है जब किसी का कहीं मन नहीं लगता। अब मान लो आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, आपके घर में कुछ नहीं है, तो इंसान कितना व्याकुल हो जाएगा। हमें तो आपने देखा होगा गर्मी से हम कितने परेशान हो जाते हैं। तो कवि कह रहा है कि संसार के सभी लोग व्याकुल और अनमने हो गए। किस चीज से? भयंकर गर्मी से। उसके बाद क्या है? तभी लोगों के मन को शांत करने के लिए अज्ञात दिशा से बादल आए। तभी लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बादल कहां से आए? एमसीक्यू में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बादल किस दिशा से आए? तो बादल अज्ञात दिशा से आए। क्योंकि बादल किस दिशा से आते हैं कुछ पता नहीं चलता, बादल चारों तरफ फैले रहते हैं, तो पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि वो किस साइड से आ रहे हैं। तो बादल किस दिशा से आए हैं? अज्ञात दिशा से। कवि बादलों से प्रार्थना करता है कि हे बादल, गर्मी के कारण ये धरती तप रही है, तुम इसे बारिश करके ठंडा कर दो, शीतल कर दो। कितना आसान है। तो यहां पर कवि क्या कह रहा है कि संसार के सभी लोग, दूसरे वाले पद में संसार के सभी लोग किससे परेशान हैं? गर्मी से परेशान हैं। और वो कैसे हो गए? व्याकुल और अनमने। दो वर्ड याद रखना है, व्याकुल और अनमने। अनमने का मतलब उनका कहीं मन ही नहीं लग रहा है। तभी लोगों के मन को शांत करने वाले बादल आते हैं। कहां से आते हैं?
अज्ञात दिशा से। कवि उनसे क्या प्रार्थना करता है कि तुम बारिश करके इस धरती को शीतल कर दो, तुम बरस जाओ, तुम इस धरती को ठंडा कर दो। कहने का मतलब है कि जो साहित्यकार होता है, साहित्यकार का मतलब कवि, जो कवि होता है वो अपनी रचनाओं से लोगों को प्रेरित करता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो कवि है वो नए कवियों को यही संकेत दे रहा है कि तुम ऐसा साहित्य लिखो, तुम ऐसी रचनाएं लिखो कि लोग उससे क्या हो जाए, प्रेरित हो जाएं। जैसे बादल लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, तुम भी ऐसी रचनाएं लिखो, ऐसी कविताएं लिखो, ऐसा साहित्य लिखो कि लोग जो जीवन में निराश हो चुके हैं वो भी क्या हो जाए, प्रेरित हो जाएं। तो इसमें बादलों के दो पक्ष बताए गए हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हेड और टेल, ऐसी बादलों के भी दो पक्ष हैं। एक तरफ तो वो लोगों को नया जीवन दे रहे बारिश करके, है ना, और दूसरी तरफ वो लोगों के अंदर क्या है, क्रांति को भी पैदा कर रहे हैं। तो यहां पे एक तरफ तो बादल नया जीवन देने वाले हैं, तो दूसरी तरफ वो विनाश का भी प्रतीक है, उनके अंदर विनाश भी छिपा हुआ है। क्लियर हो गई बात? तो एक तरफ तो बादल लोगों को नया जीवन भी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके अंदर विध्वंस, विनाश भी छिपा हुआ है। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर कहीं ना कहीं क्या है, बादल लोगों को प्रेरित कर रहा है। कवि यही चाहता है कि जो लोग जीवन में निराश हो चुके हैं वो लोग क्या करें, अपने जीवन में क्या है, आशा का संचार लाएं। और इस काम की जिम्मेदारी किसको दी गई है, कवियों को। जो नए कवि हैं, कवि को ऐसी रचनाएं लिखनी है, साहित्यकार को ऐसा साहित्य लिखना है कि पढ़ने वाला उससे प्रेरित हो सके। तो अगर आप इन सब चीज को याद रख लेंगे तो आप किसी भी प्रश्न को कर सकते हैं। हिंदी में समरी याद होनी जरूरी है, आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।